हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस यार, आज दोस्तों मैं आपको जितने भी साइंटिस्ट के नाम और लॉज लॉस नहीं लॉ नियम, उन्होंने मरने से पहले उन्होंने जो जो फिजिक्स के नियम डेवलप किए, समझ रहे हो, तो उन्हीं नियम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ में उन्हीं नियम के ऊपर बेस्ड कुछ मैथ्स करेंगे। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यह जो वीडियो है ना गाइज, मतलब ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा इसी फर्स्ट ईयर के अंदर, समझ रहे हो। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा इसी फर्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के वॉल्यूम 2 के अंदर चैप्टर 13 आप देखोगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस स्टेट। ठीक है, जैसे ही आप वो वाला चैप्टर खोलोगे ना दोस्तों, चैप्टर खोलते ही आपको सबसे पहले आपको इन्हीं महापुरुषों के नाम आपको सामने दिख जाएंगे, जिन महापुरुषों के नाम मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जिन महापुरुषों के नाम और साथ ही साथ में उन्होंने कौन सा नियम डेवलप किया, जो जो मैं भी बता रहा हूँ लिख के रख लो। यही सारे चीज़ें जो है वो बुक में भी गिवन है। ठीक है, बस मैं हमको इन नियमों के बारे में आज थोड़ा परिचित करवा दूंगा कि आखिर इन नियमों का मतलब क्या है। बुक में था, शायद इसका प्रोसेस थोड़ा अलग हो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो बुक से। मेरे मेरे नोट्स में जो लिखा हुआ है दोस्तों, बुक से में भी थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन मतलब दोनों का एक है। ओके, तो आप ये वीडियो देख लो, आप आराम से दोस्तों इन सभी साइंटिस्ट के लॉज के बारे में आप जान पाओगे। तो बिना देरी के आज वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, और गाइज ये जो मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ, फिज़िक्स के जितने भी दोस्तों क्लासेस होंगे आज से ठीक 4 दिन बाद, जितने भी क्लासेस होंगे लास्ट क्लासेस होंगे, क्योंकि फ़िज़िक्स के मैं आपको पूरा एप्लीकेशन 3 तक मैं आपको खींच के लेके जाऊंगा। इस एप्लीकेशन 3 के बाद से वीडियोस आने बंद हो जाएंगे इसी चैनल पे। ठीक है, ये मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ, पहले से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद से दोस्तों वीडियोस आने बंद हो जाएंगे, मतलब इस वीडियो के बाद से नहीं। फिज़िक्स के मैं टोटल 4 क्लासेस लूँगा, इसी को मिलाकर मैं टोटल 4 क्लासेस लूँगा। और जो लास्ट वाला क्लास होगा एप्लीकेशन 3 के ऊपर बेस्ड, जो कि आपको +2 में ही पूरा हेल्प करेगा। ठीक है, +2 साइंस पढ़ोगे तो आपको पूरा हेल्प करेगा। एप्लीकेशन 3 तक मैं इसलिए खींच के लेके जाऊँगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी बटनी इंग्लिश वगैरह सब रह गए, उनका मुझे थोड़ा चिंता है, क्योंकि आज के बाद मतलब वो जो एप्लीकेशन 3 जिस दिन वीडियो आएगा तो समझ लेना उसके बाद से अगले दिन से वीडियोस आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, सो फिर पता नहीं कब, कितने सालों बाद फिर वीडियोस डालूं, मैं खुद भी नहीं बता सकता। हालांकि ओकेजन्स वगैरह में वीडियोस आ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे भी +2 के क्लासेस शुरू हो रहे हैं, तो मुझे जुलाई 2 तारीख से जाना है, समझ रहे हो। तो 2 तारीख जो वीडियो आएगा वो लास्ट आएगा, 3 तारीख से वीडियोस आने बंद इसी चैनल पे। सो तो ओकेजन्स वगैरह में वीडियोस आएंगे, समझ रहे हो। लेकिन अभी नॉर्मली क्लासेस चलेंगे ना, तो मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगा। एनीवेज कभी कभार आएंगे, लेकिन रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाएंगे जैसे अब आ रहे हैं। एनीवेज तो हम हमारा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। पेजेस देख रहे हो गाइस, ये सारे मैथ्स के पेजेस हैं। एनीवेज, तो आज हम लोग पहले शुरू कर देते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दोस्तों ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था, लेकिन मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ। व्यूज़ पाने के लिए मैं बोलूँगा जाके आप वो वाला वीडियो देखो, तब जाके आपको बेटर समझ में आएगा स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में। हालांकि मैंने उसमें डिटेल में आपको एकदम पूरा फील दिला है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में मैंने एकदम फील दिला है आपको, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपको बेसिक बताता हूँ। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बस एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवाता हूँ स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेस का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लो मैंने एक रबर लिया, ठीक है, इसे मैंने लंबा कर दिया, इसे मैंने खींचा और खींच के लंबा किया। जो मैंने इसको खींच के लंबा किया, खींचने का वो जो शक्ति होता है ना दोस्तों, उसे कहा जाता है डीफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, यानी कि इस रबर पर मैंने कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करके इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि ये जो छोटा सा था इसको मैंने लंबा कर दिया। कैसे? डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके। ये मैंने खुद से किया।
अब ये रबर क्या करेगा, इसका ये पहले से इस पोजीशन में था, तो ये क्या करेगा, अब ये दोबारा से जो है ये एक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा इस अवस्था में आने के लिए। ठीक है, हमने इसको ज़बरदस्ती ऐसे खींचा, लेकिन इसका ये आदत नहीं छोड़ेगा ये, इसीलिए रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करके, यानी कि रीस्टोर का मतलब क्या होता है, लौट आना, वापस से लौट आना। ठीक है, यानी कि ये वापस से इसी अवस्था में दोस्तों लौट आएगा। तो इस प्रक्रिया को दोस्तों यदि मैं इजी एक शॉर्ट लैंग्वेज में बताऊं तो उसे कहता है रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब स्ट्रेस क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर एरिया, यानी कि जो ये रीस्टोरिंग फोर्स जो ये इसने अप्लाई किया, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करने से पहले, ठीक है, इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होने से पहले और डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होने के बाद में इसने कितना एरिया कवर किया। ठीक है, इस रबर, ये जो खींचा हुआ रबर ने कितना एरिया इसने कवर किया। ठीक है, तो उससे निकालने का जो प्रक्रिया होता है ना दोस्तों, उसे बोला जाता है स्ट्रेस। ठीक है, मैं आपको दोस्तों बेसिक क्लियर करा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको तब भी समझना है तो आपको अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ये देखो, आज देखो आप पेजेस आप लोग देख लो गाइस, पेजेस देख लो, कितने सारे पेजेस हैं। 45 मिनट के अंदर मुझे क्लियर करवाना है, समझ लो। एनीवेज, स्ट्रेस आप समझे, नहीं समझे तो पिछला वीडियो देख लो, यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में पूरा फीलिंग आपको मैंने करवाया है। यहाँ पे फील इतना मे भी आपको नहीं आया होगा। ठीक है, अभी स्ट्रेन क्या होता है, पहले वाला डायमेंशन प्लस अब का डायमेंशन डिवाइडेड बाय अब का डायमेंशन, यानी कि इसका डायमेंशन जितना था इस रबर का, जो मैंने इसको खींचा, अब इसका जो डायमेंशन हुआ ये डिवाइडेड बाय ये, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है, यानी कि छोटे वाला रबर का डायमेंशन जितना था, बड़े वाले रबर यानी कि खींचा हुआ रबर का डायमेंशन जितना है, इससे इसको डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आपको मिलेगा, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन डिवाइड करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा उसे स्ट्रेन बोला जाता है। ओरिजिनल डायमेंशन डिवाइडेड बाय डिफॉर्मिंग फोर्स डायमेंशन। ठीक है, डिवाइड कर दो, जो आंसर निकलेगा आपका वो होगा आपका स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन समझ गए। अब आपको, अब आप देखो, अब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपको ये वर्ड हमेशा आपको सुनने को मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोस्तों ध्यान से सुनो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इसका एक भाई भी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो कि आपको आगे भी सुनने को मिलेगा। दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ में ग्रो करेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें या दोनों वस्तुएं एक साथ में ग्रो करेंगे। जैसे कि मान लो 5 रुपए में, ठीक है, आपको 5 रुपए में आपको एक चॉकलेट मिलता है कि नहीं, 5 रुपए में आपको एक चॉकलेट मिलता है, तो 10 रुपए में ऑब्वियसली आपको दो चॉकलेट्स मिलेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने प्राइस बढ़ाया और क्वांटिटी भी बढ़ी, यानी कि यहाँ पे दोनों केसेस यहाँ पे एक साथ में ग्रो किया। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है, पहले इस लाइन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझो। दोनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ में बढ़ेंगे या दोनों चीज़ें एक साथ में ग्रो करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप मार्केट जाते हो, ठीक है, एक और बार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि आप मार्केट जाते हो, 1 रुपए की आपको एक ही चॉकलेट मिलेगी, है कि नहीं, 1 रुपए की आपको एक ही चॉकलेट मिलेगी। तो जब आप वहाँ पे 10 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको 10 चॉकलेट मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने प्राइस भी बढ़ाया और जो ऑब्जेक्ट जितना उसका क्वांटिटी था वो भी बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्राइस जितना डबल किया
उतना ही मुझे उसका क्वांटिटी भी उतना ही डबल हुआ। ठीक है, कुछ भी फ़र्क नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने 10 रुपये दिए, 10 चॉकलेट्स मिल गए। 5 रुपये का एक चॉकलेट आता है, यदि मैंने 10 रुपये दिए तो मुझे 2 चॉकलेट्स मिले। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक साथ में ग्रो कर रहा है। मैं यहाँ पे प्राइस भी बढ़ा रहा हूँ और चॉकलेट चॉकलेट का क्वांटिटी भी यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, मैं जितना प्राइस हाई करूँगा चॉकलेट मुझे उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ना कि आप ज़्यादा प्राइस दोगे तो आपको चॉकलेट कम मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो, डायरेक्ट प्रपोर्शन, यानी कि दोनों चीज़ें एक साथ में ग्रो करना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, जस्ट इसका ऑपोजिट है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आप आप यदि एक चीज़ को बढ़ाते हो, ठीक है, आप यदि एक चीज़ को बढ़ाना तो दूसरा चीज़ ऑटोमेटिकली घट जाता है। जैसे कि मान लो मैंने सपोज ये एक रिलेटेड मैथ्स है जो कि आपको स्कूल लाइफ में भी आपको मैथ्स देखने को मिला होगा कि यदि मैं 5 मजदूर लगाता हूँ तो मुझे मान लो अपना बगीचे में जितने भी, जैसे कि मान लो मुझे घर बनाना है तो सबसे पहले बात आती है, मुझे जो है ईंटें जो है इधर से उधर रखनी है। तो 5 मजदूर यदि मैं वहाँ पे लगाता हूँ तो वो काम 5 दिन के अंदर ख़त्म होता है। यदि मैं यहाँ पे मजदूर ज़्यादा बढ़ा दूँ, मैं यहाँ पे 15 मजदूर लगा दूँगा तो वही काम 2.5 दिन के अंदर हो जाएगा, या 2 दिन या 1 दिन के अंदर भी हो सकता है। मैं यहाँ पे ज़्यादा मैथ्स यहाँ पे नहीं लगा रहा, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मजदूर बढ़ाए तो दिन घट गए। मजदूर यहाँ पे मैं जितना घटाऊंगा दिन उतना ही बढ़ेगा। यानी कि मजदूर और दिन एक दूसरे के जानी दुश्मन है। ठीक है, कोई भी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जब चॉकलेट वाला जो केस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी कि दोनों क्वांटिटीज या दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ में ग्रो करा। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड वाला जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 5 मजदूर 5 दिन में एक काम को निपटा देते हैं, वहीं पे अगर मैं मजदूरों का क्वांटिटी बढ़ा दूँ, मानो मैं वहाँ पे 15 मजदूरें लगा दूँ तो मेरा जो काम है वो 1 या 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मजदूरों का नंबर बढ़ा दिया, लेकिन वर्क या जो दिन है वो कम हो गया। वर्क उतना ही है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने मजदूरों के नंबर इंक्रीज़ किए तो यहाँ पे दिन भी कम हो गए। समझ लो, यानी कि एक एक चीज़ को मैं बढ़ा रहा हूँ तो दूसरा कम हो जा रहा है। समझ लो, तो उसे बोला जाता है दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो समझ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। तो यहाँ पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, ये यहाँ पे दोस्तों इन्वर्सली होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, ये इन्वर्सली होना चाहिए था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और देखो दोस्तों यहाँ ये जो सिंबल आपको जहाँ पे देखने को मिलेगा इसका मतलब है ये, इससे दोस्तों प्रोपोर्शनल का सिंबल बोला जाता है। ठीक है, कीबोर्ड में ये सिंबल था नहीं तो मैंने इसका प्रयोग कर दिया। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है। ओके, तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अभी ये जो प्रोपोर्शनल है इसको मैं एक मेजरमेंट ले लूँगा। ठीक है, एक कोई भी एक अज्ञात राशि में यहाँ पे ले लूँगा, मैं यहाँ पे के लिख दूँगा, के इंटू स्ट्रेन। सो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। समझ रहे हो ये प्रोसेस, आप समझ रहे हो प्रोसेस क्या है। वेयर के इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया इसी की जगह मैंने इसको लिया, एंड इट इज कॉल्ड मॉडर्न ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये जो हुक्स लॉ हमें क्या दर्शाता है, मॉडर्न ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो रबर को खींचने वाली बात है दैट इज कॉल्ड मॉडर्न ऑफ इलास्टिसिटी। अब दोस्तों ये जो मॉडर्न ऑफ इलास्टिसिटी है ना, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, उसे बोला जाता है मॉडुलस। मॉडर्न ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है उसे। ठीक है,
तो उसके भी 3 कैटेगरी है। पहला यंग्स मॉडुलस, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा है बॉक्स मॉडुलस, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तीसरा है शेयरिंग मॉडुलस, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। इन तीनों के ऊपर मैंने इनको ब्लैक से इसलिए लिखा है क्योंकि इन तीनों के ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था आज से ठीक पिछला वीडियो। इसी फिजिक्स के प्लेलिस्ट में आपको पिछला ही वीडियो देखना, जस्ट इसका पिछला वीडियो तो मिल जाएगा आपको। तो गाइज यार, आप लोग सिंपली मेरे चैनल में आओ। मेरे चैनल पे आके आके आपको इसी में ही क्लिक करना है, प्लेलिस्ट, स्क्रॉल डाउन, ठीक है। आपको फिजिक्स का ये वाला जो प्लेलिस्ट है इसको ओपन कर लेना है। जस्ट ये वाला वीडियो आपको देखना है, जस्ट इसका पिछला वाला ही आपको वीडियो देख लेना है। आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर जितनी भी डाउट्स थी वो सभी क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको फील करवाया है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में एकदम डिटेल वीडियो, ठीक है। आपको पूरा फील करवाया है, इसलिए मैं बोलता हूँ हर एक वीडियो देखा करो। मेरा हर एक वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। एनीवेज, नेक्स्ट हम चलते हैं हुक्स लॉ। आप समझे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसी के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे मैंने आपको दिया है। प्रेशर जैसे कि पी सिंबल से डोनेट किया आता है, उसका फॉर्मूला है फोर्स पर एरिया, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। और एरिया का तो आप फॉर्मूला जानते हो, लेंथ इनटू ब्रीथ। एक एरिया का आप लोग फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, लेंथ इनटू ब्रीथ। नेक्स्ट, इसका यूनिट, प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसे पास्कल भी लिखा होता है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो पास्कल के ऊपर है। ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल सबसे इजी है, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है पी ए। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 डायमेंशनल जिसे बोला जाता है, ठीक है। लेंथ ब्रीथ हाइट, यूनिट है उसका मीटर क्यूब। टेम्परेचर उसका कोई मतलब फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट उसका यूनिट है केल्विन, ठीक है। तो हुक्स लॉ में ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, मतलब एक ऑब्जेक्ट बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ऑपोजिट, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि दोस्तों गैस का जो प्रेशर होता है ना दोस्तों, वॉल्यूम के अनुसार, ठीक है, वॉल्यूम जितना कम होगा गैस का प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, समझ रहे हो। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, जो हमारा नॉर्मल एनवायरनमेंट है उसी में ही दोस्तों, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि सबसे गर्म जगह पे ये एक्सपेरिमेंट हो या सबसे ठंडी जगह पे ये काम हो सकता है, नहीं। पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, जो एनवायरनमेंट में जो अभी नॉर्मल टेम्परेचर है उसी में भी ये काम हो सकता है। यानी कि क्या होगा कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि वॉल्यूम, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का आकार जितना छोटा होगा प्रेशर उतना ही इंक्रीज होगा, ओके। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक बलून है, ठीक है। एक बलून है, बलून का साइज आप लोग देखते हो इतना, लेकिन उसमें जो एयर होता है वो काफ़ी कंप्रेस होता है, काफ़ी कंप्रेस होकर रहता है, समझ रहे हो, ध्यान से समझो। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर वॉल्यूम, किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम यानी कि उसके अंदर का स्पेस जितना है, वॉल्यूम वॉल्यूम उसका उसके अंदर जितना स्पेस है ना दोस्तों,
उतने स्पेस के अंदर गैस, ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना कम होगा गैस का प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, जैसे दोस्तों जो बलून है, इस बलून में आप फूंक मारते मारते आपका मतलब मुंह एकदम बहुत बुरी तरीके से दर्द होता है, क्योंकि आप इसको काफ़ी प्रेशर के साथ में इसको आप भेज रहे हो, हवा को आप इसके अंदर काफ़ी प्रेशर के साथ में भेज रहे हो। तो अब क्या होगा, प्रेशर इसके अंदर बहुत ठूस ठूस के भरा हुआ है। ठीक है, प्रेशर हमने इसमें काफ़ी धक्के मुक्के मार के इसमें ठूस ठूस के हमने इसमें प्रेशर भरा। ठीक है, लेकिन बलून एक रबर की तरह है, जो कि बार बार हम इसको डीफॉर्मिंग फोर्स दे रहे हैं ना, प्रेशर इसमें हम लोग इंक्लूड करके इसमें हम लोग डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिससे कि एयर के अंदर इसमें जो एयर है उस पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। समझ लो, अब क्या होगा कि यहाँ से अब ये फूला हुआ है, तो जब मैं इस पर कोई एक कील ठोक दूंगा, मैं इस पर कोई एक कील चुभा दूंगा, तो ये एकदम से ब्लास्ट होता है, एकदम से एक्सप्लोड होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रेशर है वो काफ़ी दबा हुआ रहता है। ठीक है, जो प्रेशर होता है दोस्तों इसके अंदर वो काफ़ी दबा हुआ रहता है। ठीक है, उसे बाहर निकलने का मौका चाहिए होता है। तो जैसे मैं उसमें एक हल्का सा भी छेद करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसमें सुई चुभोते ये एकदम से एक्सप्लोड हुआ। समझ रहे हो ना बात को मैं कहना क्या चाहता हूँ? ठीक है, आप एक छोटा सा भी होल करोगे, ये काफ़ी कंप्रेस्ड होकर रहता है ना, गैस बलून काफ़ी कंप्रेस्ड होकर रहता है, तो उसी अनुसार प्रेशर को बस एक मौका चाहिए होता है निकलने के लिए। बस आप उसमें छोटा सा होल कर दो, वो एकदम से एक्सप्लोड होकर निकलता है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल, ये तो इसका इसका यहाँ पे क्या था, इसका यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी कम था, इसके अंदर स्पेस काफ़ी कम था, और जिसकी वजह से हमने इसमें गैस काफ़ी भारी मात्रा में डाल दी थी। यहाँ पे गैस हमने यहाँ पे बढ़ाया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बलून का यानी कि इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कम था, लेकिन प्रेशर इसमें काफ़ी ज़्यादा था, प्रेशर ऑफ ए गैस इसका काफ़ी इंक्रीज था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था, जबकि इसका स्पेस काफ़ी कम था, जिसके लिए ये एक्सप्लोड हो गया। अब ऐसा नहीं कि आप इसे कोई गर्म जगह पे करोगे तो ही जाके ये काम होगा, या किसी ठंडी इलाके में आप इस काम का करोगे तो ही जाके ये फूटेगा, मतलब एक्सप्लोड होगा। नहीं, ये आपके नॉर्मल एनवायरनमेंट में जितना भी टेम्परेचर है, चाहे कम हो ज़्यादा हो एवरेज हो जितना भी हो, ये हर एक में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, P प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, सो P इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन V। ठीक है, यहाँ पे T को आप यहीं पे ले लो, तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन V, सो यहाँ पे कांस्टेंट इज इक्वल टू P इंटू V। ठीक है, P आपका इस साइड में आ जाएगा, सो P इंटू V, ये अगर उस साइड में जाएगा तो कांस्टेंट की जगह यहाँ पे K भी लिख सकते हो। ओके, मेन आप ये थ्योरी समझे कि नहीं? एग्जाम्पल मैंने, हाँ, एलपीजी सिलेंडर आप जानते हो काफ़ी बड़ा स्पेस होता है, उसके अंदर वॉल्यूम इसका काफ़ी होता है, तो गैस इसमें लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यदि आप इसमें अगर आप इसमें छेद भी कर देते हो ना उसको ड्रिल मशीन से, एकदम से एक्सप्लोड नहीं होगा, गैस धीरे धीरे निकलेगा। ठीक है, भले ही इसको प्रेशराइज्ड किया गया है, प्रेशराइज करके इसको लिक्विड फॉर्म में भले ही रखा गया है, लेकिन इसका वॉल्यूम काफ़ी हाई है ना, तो इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है इसके अंदर, तो जिसकी वजह से जो प्रेशर है गैस का वो यहाँ पर काफ़ी कम हो जाता है। आप लोग बोलोगे तो सर यहाँ पे तो ये तो लिक्विड फॉर्म है, इसको प्रेशर इतना डाला गया कि इसको तो ये लिक्विड फॉर्म में रखा गया है ना। अरे हाँ भाई, प्रेशर इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में है इसीलिए इसका प्रेशर काफ़ी कम हो गया, यहाँ पे हद से ज़्यादा कम हो गया। लेकिन वहीं पे अगर इसको आप डायरेक्टली ठूस दोगे ना गाइस, तो भैया एकदम से फट ही जाता है। इसमें अगर मान लो आपने ड्रिल मशीन घुसा दिया, फट जाता है, एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लोड ना हो और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर गैस स्टोर हो सके,
इसलिए इसको प्रेशराइज्ड करके इसको लिक्विड फॉर्म में रख दिया गया। अभी लिक्विड फॉर्म में तो गैस, अभी लिक्विड फॉर्म में तो कोई भी प्रेशर बनता ही नहीं है, बस खाली वेट बढ़ेगा, समझ रहे हो। लिक्विड फॉर्म में तो इसका किसी भी मतलब कोई भी बाल में बाका होने वाला नहीं। तो आप इसमें भले ही छेद करो, काटो, कुछ भी करो, ये एक्सप्लोड नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये फ्लेमेबल होता है, तो मूर्खता से अगर आप इसको काटोगे तो काटते दौरान लोहा होता है ये, तो चिंगारियाँ अंदर भी जाती है, फ्लेमेबल गैस अंदर ही है, तो वहीं पे एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन अगर बलून के केस की, बलून के साथ अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो ऐसे तो ही नहीं पड़ता, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों उसी को ही अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, समझ लो। तो मैथमेटिकली अगर हम इससे अगर कुछ मैथ सॉल्व करने की कोशिश करें, तो यदि हम यहाँ पे दो गैस चैम्बर लें, दो यहाँ पे बलून ले, यहाँ पे हम लोग दो बलून ले, एक में क्या हुआ, P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दोनों PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही है, दोनों केसेस में PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही, लेकिन हमें इन दोनों को थोड़ा सा अलग दिखाना है, ठीक है, वरना ये तो दोनों में घुल मिल जाएंगे। तो हमें इन्हें दोनों को थोड़ा अलग दिखाना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 2 का यूज़ करें। यहाँ पे P1 V1 यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे P2 V2 यहाँ पे कांस्टेंट है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दोनों यहाँ पे बलून है, दोनों बलून में हमने सेम कांड किया है, तो इसीलिए इसका जितना है इसका भी उतना ही है, इसका प्रेशर जितना है इसका प्रेशर भी उतना है, इसका वॉल्यूम जितना है इसका वॉल्यूम भी उतना ही है। बस हमने इसको नंबर से थोड़ा आइडेंटिफाई किया। अभी इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक गैस सैंपल हैविंग प्रेशर 50 पास्कल, वहाँ पे मैंने प्रेशर का यूनिट क्या बताया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पीए, दो सिंबल्स होते हैं, पीए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, पास्कल काफ़ी इजी फॉर्म रहता है। इज मेंटेन एट 200 मीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि गैस चैम्बर का वॉल्यूम दोस्तों है 200 मीटर क्यूब, ठीक है, 200 मीटर क्यूब इसका नॉर्मल वॉल्यूम है। उसमें एक गैस को जो है 50 पास्कल के प्रेशर के साथ प्रेशराइज्ड करके इसके अंदर स्टोर किया गया, ठीक है, जबकि इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है, स्पेस इसका 200 मीटर क्यूब है, समझ रहे हो। ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझो। इसके अंदर इसी ये जो कंटेनर है दोस्तों, इस कंटेनर के अंदर 200 मीटर क्यूब जितना वॉल्यूम है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर 200 मीटर क्यूब जगह है, लेकिन इसी 200 मीटर क्यूब के अंदर गैस को 50 पास्कल के अंदर प्रेशराइज्ड करके रखा गया है, समझ लो, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये दोनों ही कंटेनर एक्चुअली दोस्तों 200 मीटर क्यूब के ही है, 200 मीटर क्यूब के ही है, समझ रहे हो, ये दोनों। नाउ द प्रेशर इज इंक्रीज टू 100 पास्कल, ठीक है, 50 पास्कल पे इसको भरा गया, बाद में मन शांत नहीं हुआ, इसलिए इसको दोबारा से इसको और भरा गया इसके कंटेनर में। अब इसका जो प्रेशर है वो 100 पास्कल तक पहुंच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जगह कितनी बचती है, मोटा मोटी कितना जगह है वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है दोस्तों, ध्यान से समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये जो पूरा का पूरा ये जो कंटेनर है, इसके अंदर जब हमने 50 पास्कल गैस को जब हमने लिक्विड फॉर्म में इसमें स्टोर कर दिया, लिक्विड फॉर्म में स्टोर करने के बाद में अभी जो स्पेस बच रहा है अंदर, वो है दोस्तों 200 मीटर क्यूब, ठीक है। गैसराइज्ड लिक्विड वो तो इतना रह गया, सपोज वो इतना रह गया, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर है दोस्तों वो होता है यहाँ पे 200 मीटर क्यूब। लेकिन जब बाद में इसको यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया, 100 पास्कल कर दिया गया इसी कंटेनर में, वही सेम कंटेनर में, तो यहाँ पे अब ये हो गया 100 पास्कल, ठीक है, यहाँ पे अभी आ गया 100 पास्कल।
ठीक है, 50 पास्कल से हमने इसको इंक्रीज करके गैस के प्रेशर को हमने बढ़ा दिया 100 पास्कल। तो 100 पास्कल के गैस को हमने इसको लिक्विड फॉर्म में भर दिया। तब इसमें स्पेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का स्पेस कितना है, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला हमें क्या मालूम था कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो वैसे ही उसी के हिसाब से हमें अरेंज कर देना है 50 पास्कल यानी कि प्रेशर 50 इंटू वॉल्यूम हमें कितना गिवन है 200। P1 V1 यहाँ पे कंप्लीट होता है इज इक्वल टू P2। बाद में हमें कितना प्रेशर गिवन हुआ 100 पास्कल। V2 हमें मालूम नहीं है तो हमें V2 निकालना है। तो V2 निकालने का फॉर्मूला ये हुआ 50 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो 0 कैंसिल आउट कर दो, 50 इंटू 2 मिलकर आ जाता है 100 मीटर क्यूब। यानी कि अब यहाँ तक जो यहाँ पे फिल था, पहले यहाँ तक था, अब इसको जो यहाँ तक भरा गया, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर हो गया वो हो गया आपका 100 मीटर क्यूब। ठीक है, अब एक और सवाल करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया। ए गैस कंटेनर हैविंग ए वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब एट ए प्रेशर 30 पास्कल। ये जो गैस कंटेनर है, जब इसके अंदर हमने 30 पास्कल प्रेशर को लिक्विड फॉर्म में भरा, तो लिक्विड फॉर्म में भरने के बाद में रेस्ट इस कंटेनर के अंदर जितना स्टोरेज रह गया वो हो गया यहाँ पे 4 मीटर क्यूब। हमने इसको 30 पास्कल तक फिल कर दिया। यहाँ से यहाँ तक जो स्टोरेज रह जाता है दोस्तों वो होता है 4 मीटर क्यूब। ओके, अब हमने इसमें प्रेशर हमने इंक्रीज किया, इंक्रीज डेट 4 टाइम्स, यानी कि इसका 4 गुना हमने इसमें कर दिया। ठीक है, यानी कि इसमें हमने इसका 4 गुना कर दिया, 30 इंटू 4। ठीक है, इसका हमने 4 गुना कर दिया। द इनिशियल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, बहुत स्लो यहाँ पे इस बार अप्लाई हो गया, मतलब अच्छे से अप्लाई हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो 30 पास्कल जो हमने यहाँ पे डाला था गैस को लिक्विड फॉर्म में इस कंटेनर में 30 पास्कल गैस को डालने के बाद में रेस्ट यहाँ पे बाकी कितना स्टोरेज फिल होता है, मतलब कितना स्टोरेज बचता है 4 मीटर क्यूब। लेकिन हमने यहाँ पे अब 30 पास्कल का यहाँ पे 4 टाइम्स इसमें भर दिया, तो हमें आपने कितना भरा 120 पास्कल भर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब हमने प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, कितना 120 पास्कल हमने भर दिया। ठीक है, 4 टाइम्स हमने इसको कर दिया। तो अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, फाइनल वॉल्यूम, कि हमने जब इस कंटेनर के अंदर दोबारा से 120 पास्कल गैस को लिक्विड फॉर्म में भरा, तो अब इसके अंदर स्पेस कितना रह गया, उसी स्पेस को हमें निकालना है। V2 हमें मालूम नहीं है, V2 को तो हमें निकालना है। बॉल्स लॉ के अनुसार फॉर्मूला हमें मालूम है, तो V2 निकालने का फॉर्मूला क्या है, P1 V1 अपॉन P2। P1 हमें मालूम है 30 पास्कल, और V1 भी हमें मालूम है 4 मीटर क्यूब अपॉन P2। P2 इज इक्वल टू 120 पास्कल। तो यहाँ पे 0 कैंसिल आउट हो जाता है, 3 से काटोगे यहाँ पे 4 निकल के आएगा, 4 को 4 से कैंसिल आउट कर दो तो निकल के आता है 1 मीटर क्यूब। ओके, तो अब इसमें जो हमने 120 पास्कल जब इसके अंदर हमने भरा, ठीक है, यहाँ पे जो हमने अभी 120 पास्कल जो हमने इसके अंदर भरा, यहाँ तक जो हमने 120 पास्कल भरा, तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस निकल के आता है वो निकल के आता है 1 मीटर क्यूब। अब इस कंटेनर के अंदर केवल 1 मीटर क्यूब ही स्पेस भरा है। ठीक है, बाकी हमने इसमें 120 पास्कल प्रेशर गैस को लिक्विफाइड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चार्ल्स लॉ। बॉल्स लॉ से मन शांत नहीं हुआ, नेक्स्ट आता है दोस्तों चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट ए कांस्टेंट प्रेशर, पिछली बार टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है, टेम्परेचर कोई मायने नहीं रखता है बॉल्स लॉ पे। बॉल्स लॉ पे टेम्परेचर कोई भी मायने नहीं रखता, जितना भी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने बताया। ठीक है, लेकिन इस बार यहाँ पे प्रेशर कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पे प्रेशर इस बार कांस्टेंट कर दिया गया। द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि इनके कहने का मतलब इनके
कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि प्रेशर कुछ भी हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लगा लो, चाहे प्रेशर गैस का कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि भैया टेम्परेचर जितना बढ़ेगा गैस का वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि गैस का क्वांटिटी भी बढ़ेगा। समझ लो, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, प्रेशर ऑफ ए गैस नहीं, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, ठीक है। यानी कि जितना आप टेम्परेचर हाई करोगे उतना गैस बढ़ेगा, जितना आप टेम्परेचर कम कर दोगे गैस का मात्रा उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या है? स्पेस। गैस का स्पेस उतना ही कम हो जाएगा टेम्परेचर लो करने में, और यदि आप टेम्परेचर हाई करते हो तो गैस का क्वांटिटी हाई हो जाएगा, गैस का परिमाण या गैस का मात्रा यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा गैस उतना ही बढ़ेगा, टेम्परेचर जितना घटेगा गैस उतना ही घटेगा, चार्ल्स लॉ के अनुसार। यानी कि भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके दोस्तों, भले कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले या कोई आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोले, प्रोपोर्शनल का साइन दोस्तों यही होता है, अल्फ़ा, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन होता है अल्फ़ा, ओके। इसी प्रोपोर्शनल का ही साइन है ये अल्फ़ा, ठीक है। चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, यहाँ पे अल्फ़ा ही ऐड किया जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये सिंबल अप्लाई किया है, सिंबल ये नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली ये सिंबल अप्लाई करना चाहिए था, लेकिन कीबोर्ड में आप जानते हो ये फंक्शन अभी अवेलेबल नहीं है, कीबोर्ड के अंदर अल्फ़ा साइन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने इस साइन का उपयोग किया है। एनीवेज, सो भी प्रोपोर्शनल टू टी, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे प्रेशर इस बार कॉन्स्टेंट रखा गया, प्रेशर कितना भी हो कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर बढ़ेगा गैस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो गैस घटेगा, प्रेशर का यहाँ पे कोई संपर्क नहीं है इनके साथ में। सो V इज इक्वल टू टी इंटू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को इस साइड में लिया, यानी कि P को इस साइड में लिया। P यहाँ पे ना लिखे, P यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल सकता है। V इज इक्वल टू टी इंटू कॉन्स्टेंट, सो V अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो T को आप इस साइड में ले आओ, V अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एग्जाम्पल, फुटबॉल स्वेल्स इन समर सीजन वेयर इट श्रिंक्स इन विंटर सीजन। फुटबॉल का भी एग्जाम्पल ना लेके यदि आप अगर एक बलून का भी एग्जाम्पल लोगे, उस बलून का, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, नहीं बलून का नहीं, हम लोग यहाँ पे फुटबॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। गर्मियों के मौसम में आपने मान लो फुटबॉल को फुल करके रखा है, ठीक है। तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है, आप लोग जानते हो गैस जो है ज़्यादा एक्सपांड होता है। गर्मियों के मौसम में आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप गैस स्टोर करके रखोगे तो गैस क्या होगा, वहाँ पे एक्सपांड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो गैस भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। यानी कि आप नॉर्मली पंप दे के रखोगे, गर्मियों के मौसम में वो और ज़्यादा सख्त हो जाएगा। कभी प्रैक्टिकल करके देखना है इसको, ठीक है, आप घर पे भी इसे प्रैक्टिकल कर सकते हो। गर्मियों के मौसम में फुटबॉल बहुत हार्ड होता है, आप जितना गैस भरे होगे ना, गर्मियों के मौसम में आप इसको धूप में खेलोगे ये और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो गैस होता है वो एक्सपांड होता है, ठीक है, गैस वहाँ पे एक्सपांड होता है। सो फुटबॉल स्वेल्स इन समर, स्वेल्स का मतलब होता है एक्सपांड होना। व्हेन इट श्रिंक्स इन समर, सॉरी श्रिंक्स इन विंटर सीजन। सर्दियों के मौसम में क्या होता है, या जब आप पानी को बॉईल करते हो तब क्या होता है, वो गैस में कन्वर्ट होता है, और जब गैस को ठंडा करते हो तब क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। वैसे ही यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, गैस यहाँ पे श्रिंक हो जाता है, यानी कि गैस यहाँ पे काफ़ी कम हो जाता है। सर्दियों के मौसम में आप बॉल को जितने ही पंप करके रखोगे, जितना ज़्यादा सर्दी पड़ेगा ना दोस्तों, बॉल आप भले जितना भी पंप मारो कुछ देर के बाद वो मतलब
सॉफ्ट हो जाएगा। गर्मियों के मौसम में इसका उल्टा होता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गैस का वॉल्यूम या गैस का क्वांटिटी भी यहाँ पर हाई हो जाता है। ठीक है, जबकि आप ऐसे में नॉर्मली यदि आप देखोगे विंटर सीजन में टेम्परेचर लो होता है तो गैस का क्वांटिटी भी यहाँ पे लो होता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमें मालूम चला V अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यदि उसी को अगर आप मैथमेटिकली यदि हम देखें, ठीक है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मैथमेटिकली हमने एक फार्मूला यहाँ पे डिस्कवर कर दिया, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। हमने डिस्कवर नहीं किया, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। एनीवेज, इसी के ऊपर दोस्तों हम लोग कुछ मैथ्स कर लेते हैं। एक कंटेनर हैविंग ए वॉल्यूम 6 मीटर क्यूब एट ए टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। जब 27 डिग्री सेल्सियस था इस कंटेनर के अंदर, तब इसमें वॉल्यूम था 6 मीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब नाउ द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इंक्रीज्ड 4 मीटर क्यूब एज इनिशियल। यहाँ पे इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? यहाँ पे दोस्तों बाद में ये यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है 4 मीटर क्यूब। ठीक है, बाद में इसी कंटेनर के अंदर ये 4 मीटर क्यूब में डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके वॉल्यूम का जो प्रेशर है ना, तो पहले कंटेनर में वॉल्यूम जो था, गैस का जो वॉल्यूम था वो कितना था? 6 मीटर क्यूब। और उस टाइम पे टेम्परेचर भी कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बाद में उसी कंटेनर में वॉल्यूम, गैस का जो वॉल्यूम है वो हो गया 4 मीटर क्यूब। तो अब आप मुझे ये बताओ कि टेम्परेचर यहाँ पे कितना होगा? तो 27 डिग्री सेल्सियस, देखो ये भी फिजिक्स के अंदर ही आया था। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर रिलेशन बताया था वहाँ पे, सेल्सियस टू केल्विन कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ज़्यादा नहीं, बस 273 ऐड कर देना है इसमें। 27 डिग्री सेल्सियस, 27 प्लस 273, तो आंसर आ जाता है यहाँ पे 300 केल्विन। केल्विन का यहाँ पे उसका काफ़ी बेस्ट होता है। ठीक है, मैथमेटिकली हमेशा कोशिश करना है इसको केल्विन में निकालने का। ठीक है, केल्विन में निकालोगे तो आपको मैथ्स करने में आसानी होगी। बाद में जो केल्विन निकलेगा उसको आप सेल्सियस में निकाल सकते हो यदि पूछा गया हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्सियस में गिवन है, लास्ट में आपको आंसर सेल्सियस में ही देना है। मैंने यहाँ पे केल्विन करके छोड़ दिया। तो एनीवेज, तो वॉल्यूम हमें मालूम है 6 मीटर क्यूब। ओके, और टेम्परेचर हमें मालूम है 27 डिग्री सेल्सियस है, जिसे हमने कन्वर्ट किया 300 केल्विन में। V2 यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे 4 मीटर क्यूब इंक्रीज हुआ था। यानी कि यहाँ पे प्रेशर जितना था, 6 मीटर क्यूब प्रेशर था, वहाँ पे जो मैंने वहाँ पे जो हुआ था ना, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ था प्रेशर। इस बार गैस का जो वॉल्यूम है वहाँ पे 4 मीटर क्यूब यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो ये इसका 4 गुना हो गया। यानी कि 6 प्लस 4 यहाँ पे हो जाता है दोस्तों 10 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमें समझने में थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई, मैंने यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पढ़ा था दोस्तों। यहाँ पे अब हो जाता है 10 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, 4 गुना यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ दोस्तों 10 मीटर क्यूब, तो 10 मीटर क्यूब इंक्रीज होने में अब इसका टेम्परेचर कितना है वही हमें कैलकुलेट करना है। चार्ल्स लॉ के अनुसार V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो हमें T2 निकालना है, तो V1 अपॉन V2 अपॉन V1 इंटू T1। ठीक है, V2 अपॉन V1 इंटू T1। V2 हमें मालूम है 10, V1 हमें मालूम है 6 इंटू 3, 100। तो
ज़ीरो ज़ीरो दोस्तों कैंसिल आउट कर दो, तो 6 × 30 यहाँ पे हो जाता है कितना, 500 केल्विन। तो यहाँ से आप इसको इजीली 273 आप माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपका सेल्सियस भी निकल के आ जाता है। तो अब नेक्स्ट मेथड करते हैं गे-लुस्कास लॉ। ठीक है, इसको दोस्तों नेगेटिव माइंड में मत लेना। दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इस बार वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब उस गैस का क्वांटिटी कितना है वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, गैस का जितना प्रेशर होगा वो भी बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। वॉल्यूम कितना है, गैस कितना क्वांटिटी में है ऑब्जेक्ट के अंदर, वो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। लेकिन ठीक है, मतलब ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर कितना गैस है वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उस ऑब्जेक्ट में मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ साथ गैस का जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ होगा। एग्जांपल ले लो प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में आप गैस इंक्रीज़ करोगे तो प्रेशर कुकर में आप जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो वहाँ पे गैस का प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। समझ लो, गैस हीट होता है लेकिन गैस का वहाँ पे एक प्रेशर भी क्रिएट होता है। तो यदि आप उसका सीटी वाला हिस्सा बंद कर दोगे तो गैस को प्रेशर को एकदम से फट जाता है, क्योंकि प्रेशर वहाँ पे काफ़ी हाई हो जाता है टेम्परेचर के कारण। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई हुआ, प्रेशर भी हाई हुआ। देखो मैं बार बार आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या फ़र्क है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, P प्रोपोर्शनल टू T, V यहाँ पे कांस्टेंट है। P इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू T, P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हम देखो मैथमेटिकली हम लोग एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसी से। और यहाँ पे जो आई लिखा है ना, आई का मतलब होता है दोस्तों डेट इज, समझ रहे हो। यहाँ पे हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे इससे। ओके, फॉर प्रॉब्लम्स P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इन जनरल फॉर्मूला हम पे निकल के आया P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ओके, नेक्स्ट इसी के ऊपर हम लोग कुछ मैथ्स कर लेते हैं। गैस ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 100 ml, सारे मैथ्स ही एट 1 atm। एटीएम का मतलब दोस्तों समझते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटीएम का यहाँ पे मतलब होता है दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एटीएम का मतलब होता है दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो गैस ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 100 ml एट 1 atm। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैं आपको क्या बोला, गेल-लुस्कास लॉ के अनुसार कि वॉल्यूम गैस कितना क्वांटिटी में वो हमें उस पर हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना हो। गैस कितना क्वांटिटी में उस पर हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है कि ऑब्जेक्ट के अंदर यदि आप ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो गैस का प्रेशर भी उसमें इंक्रीज़ होता है। तो वैसे ही गैस ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 100 ml एट 1 atm। ठीक है, तो प्रेशर को मेज़र करने का एक और फॉर्मूला भी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो कि ये काफ़ी हाई अमाउंट में होता है। ठीक है, प्रेशर को नापने का एक और तरीका भी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहाँ पे हमने प्रेशर नापने का तरीका क्या समझा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, लेकिन गेल उसका असला में इसका थोड़ा अलग है। यहाँ पे प्रेशर को नापा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, एटीएम से इसको नापा जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं नहीं दोस्तों, एटीएम का करेक्ट फॉर्म है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम कितना भी हो हमें उसमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए गैस का वॉल्यूम ऑब्वियसली दोस्तों एटमॉस्फेयर में जितना भी गैस का वॉल्यूम होगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, प्रेशर कुकर के अंदर उतना ही होगा जितना कि हमारे एनवायरनमेंट में है।
तो इसीलिए इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही इसको दर्शाया जाता है। गिवन दैट वॉल्यूम यहाँ पे कितना है 100 ml, प्रेशर हमें कितना गिवन है 180 और तो दोबारा से कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर एट व्हिच इट ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ 500 ml। गैस का वॉल्यूम जब 100 ml था, गैस को अब यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कर दिया गया है, ठीक है। लिक्विड गैस का जब वॉल्यूम था 100 ml, तब उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा था वहाँ पे क्या हुआ कि दोस्तों जब वॉल्यूम गैस का जब वॉल्यूम 100 ml था, तब उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा था वो था 180 ml। लेकिन बाद में उसका वॉल्यूम जब इंक्रीज करके उसको 500 ml तक कर दिया गया, तब उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना पड़ा उसी को हमें निकालना है। देखो यहाँ पे गेल लुस्कस लॉ अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गेल लुस्कस लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैस का प्रेशर भी इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का बात कहीं पे भी नहीं किया गया है, यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम और प्रेशर का बात किया गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज किया गया तो यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ सिंपली यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप इजीली, भले ही आप इस सेंटेंस को ना लिखें लेकिन फिर भी आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको निकालना क्या है, ठीक है। आपको दोस्तों ये दो या तो ये दो P1 V1 हमेशा आपको गिवन होगा, ठीक है। बस आपको V2 निकालना होता है या तो P2 निकालना होता है, या फिर अक्सर V2 या P2 गिवन दे दिया होता है। V2 या P2 हमेशा गिवन नहीं होता, बहुत रेयर केस में, लेकिन P1 V1 हमें आपको हमेशा गिवन दे दिया जाता है, ठीक है। हर वक्त नहीं, मैं आपके इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 1 1 जो कैटेगरी में होंगे वो आपको हमेशा मिलेंगे, तो उन दोनों का हमेशा आपको मल्टीप्लाई में ही रखना है। बाकी 1 2 1 1 कैटेगरी यहाँ पे आपको हमेशा प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन 2 2 कैटेगरी में केवल एक ही 2 यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सेकेंड 2 आपको निकालना पड़ता है, समझ लो। तो उसी सेकेंड 2 को डिवाइड कर देना है किससे, जो 1 1 कैटेगरी में जो दो चीज़ें आपके हाथ में आए, ठीक है। ये एक मास्टर ट्रिक है, आपको हमेशा याद रखना है। भले आपको किसका लॉ है या वो आपको याद ना आए, लेकिन आप इससे मैथ्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे P1 V1 अपॉन P2 V2 हमें यहाँ पे प्रेशर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक बात तो क्लियर कर दिया गया, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे हमें P2 निकालना है, तो P1 V1 अपॉन V2, तो P1 V1 यहाँ पे P1 100 ml अपॉन V1, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, P1 V1 यहाँ पे 180 m इंटू, वही एक ही बात है। P1 यहाँ पे लिख दिया गया 180 m, V1 यहाँ पे लिख दिया गया 100 ml अपॉन V2 लिख दिया गया 500 ml, ओके। तो 5 यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, तो जो आंसर यहाँ पे निकल के आता है 2/5 निकल के आता है, उसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.280 m, ठीक है। तो इसी के साथ में आंसर निकल के आता है, जो अब प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होके यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया, बॉयल्स लॉ के अनुसार यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, 0.280 m, 180 m से घट कर यहाँ पे 0.280 m हो गया। एनीवेज एक और मैथ्स देख लेते हैं। गैस ऑक्यूपाइज a volume of 5 liter at 180 m, calculate the final volume of gas, its pressure decreases by 20%, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें कितना गिवन हो गया 1 लीटर, प्रेशर हमें कितना गिवन हो गया 180 m, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका वॉल्यूम था 5 लीटर।
तो अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम पूछा गया है, जबकि प्रेशर यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे 20% इस बार घटा दिया गया। जो इसका जो 1 atm जो प्रेशर था ना, उसको 1 atm को यहाँ पे 20% दोस्तों घटा दिया गया। ओके, घटा के कर दिया गया 4/5 atm। ठीक है, 20% घटाने के बाद में 1 atm को यहाँ पे आंसर निकल के आता है 4/5 atm। ओके, तो यहाँ पे V2 यहाँ पे कितना निकलेगा, यहाँ पे मैंने आपको बिना किसी लॉ, ये आपको खुद कमेंट करना है कि यहाँ पे कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई किया गया है। P1 इंटू V1 अपॉन V2, तो 1 atm इंटू 5L अपॉन 4/5 atm, तो सिंप्लीफाई कर दोगे तो आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा 6.25 लीटर। ओके, ये क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। ओके, तो इन सभी क्वेश्चंस में से हमें एक चीज़ तो याद आ गया, ये दोस्तों ये यहाँ पे चार्ल्स लॉ के अनुसार ये क्वेश्चन को डाला गया है, ये आप देख लेना। तो इन सभी क्वेश्चंस को करके हमें एक बात तो क्लियर हो जाता है, बॉल्स लॉ से हमें ये फॉर्मूला मालूम होता है, चार्ल्स लॉ से हमें ये फॉर्मूला मालूम होता है, और गेल-लुस्कास लॉ से हमें ये फॉर्मूला मालूम होता है। तो इन सभी से हम लोग एक रिलेशन तो निकाल सकते हैं। ये जो 3 इक्वेशंस है दोस्तों, हम लोग इससे एक रिलेशन तो निकाल सकते हैं। तो वो रिलेशन यहाँ पे बनता है PV/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ रहे हो, वो यहाँ पे हम इन तीनों साइंटिस्ट के लॉ को यदि हम लोग कॉम्बाइन कर देते हैं तो हमें हमारे सामने एक लॉ सामने निकल के आता है, वो होता है PV/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उसी के ऊपर बेस करके ये मैथ्स क्रिएट किया गया है। सो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।